हेलो फ्रेंड्स, बिहार में एस्टेट 2024 की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना मैंने पहले ही दी थी और इसके एग्जामिनेशन की जो घोषणा हो गई थी, कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। इसके बारे में भी हमने आपको पूरा जानकारी इसके रिगार्डिंग आपको उपलब्ध करा दिया था। अब एस्टेट 2024 में जो वैकेंसी आई है तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या हो सकते हैं, इसी बारे में हम लोग जानेंगे। आज के इस वीडियो में एस्टेट की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। एस्टेट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन सभी बातों का आज हम इसमें जानकारी टोटल प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसके साथ ही इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, एज क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन कितने हैं, किस उम्र वालों को कितनी छूट मिलेगी। उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एप्लीकेशन का डेट वगैरह कब बिगिन किया गया है इसके बारे में जानकारी लेंगे और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो टॉपिक आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का होने वाला है। तो वीडियो को एकदम बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। A to Z जानकारी, जो जेन्युइन जानकारी है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और 100% सटीक जानकारी, जिसका बहुत अच्छे से डेटा एनालिसिस करने के बाद मैंने इसको आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, पेशेंस रख के, थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा तो इसको पेशेंस रख के देखेंगे, क्योंकि एक एक चीजें, कौन कौन से चीज आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने हैं, इन सभी की जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि स्टेप बाय चीजों को एक सजा लिया है। जैसे आप देखेंगे कि बिहार स्टेट 2024 नोटिफिकेशन आउट लिखा गया है, उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजों पर, महत्वपूर्ण विधियों पर चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे। दूसरा, एप्लीकेशन फी क्या लगेगा, किन किन कैटेगरी के लिए कितना लगना है, वो चर्चा में लाएंगे। एज क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रहेगा, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना होगा। आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिलेबस या एग्जाम पैटर्न जो भी होगा, कैसे आपका एग्जाम होता है, उसके बारे में होगा। और लास्ट में जो हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने के लिए, वो किस स्थिति में और कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स की चर्चा की है, यानी कि आप कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है जिससे पहले आपको अपना फॉर्म भर लेना है, इसकी जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन जो बिगिन होने की तारीख है, यानी 14/12/2023 से आप एप्लीकेशन को बिगिन कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टार्ट हो भी चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे देखते हैं लास्ट डेट। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 2/1/2024 इसका लास्ट डेट होगा, यानी कि इससे पहले आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद पेमेंट लास्ट डेट में, यानी कि ये भी जो पेमेंट भी करना है आपको 2 तारीख तक ही कर लेना है, 2 जनवरी तक आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब आपका ये एक क्वेश्चन होगा कि कैसे परीक्षा होगी, तो कैसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, इसके बारे में आपको समझ रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जो बहुत कंफ्यूजन रहता है सबके बीच में, वो एप्लीकेशन फी क्या रहता है। तो एप्लीकेशन फी एक बेसिक जानकारी है जिसको आप जानेंगे तो देखेंगे कि सिंपल सा बात है, URBC और AWS के लिए 960 रुपए हैं, SC ST PH के लिए 760 रुपए है। ये क्या है कि सिंगल पेपर है। सिंगल पेपर बोलने का मतलब, एक जो पेपर होता है पेपर 1, स्टेट में पेपर 2 होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। ये बात समझे, ये पेपर 1 जो होता है वो 9th-10th के लिए होता है, जबकि पेपर 2 जो होता है वो 11th-12th के लिए होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप सिंगल पेपर का मतलब हुआ कि अगर आप पेपर 1 भर रहे हैं सिर्फ, तो भी आपको 960 या 760 भरने होंगे, या सिर्फ आप पेपर 2, इन दोनों के बीच में हम और लगा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन दोनों में से अगर कोई एक पेपर आप भरेंगे तो आपको 960 और 760 रुपए देने होंगे, जबकि
अगर आप बात करें कि दोनों पेपर यानी पेपर 1 11 12 और 9 10 दोनों के लिए एलिजिबल आप चाहते हैं तो 1440 रुपए देने होंगे। यूआर बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीएच के लिए 1140 रुपए आपको पे करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एज की बात करें तो एज में क्या क्या फैक्टर्स हैं वो उनको देख लेते हैं हम लोग। तो मिनिमम एज जो आपका रहने वाला है वो 21 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम एज की बात करें तो आपका 37 होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मैक्सिमम एज फीमेल के लिए क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है टॉपिक कि फीमेल के लिए क्या रहेगा। तो सभी कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है, ठीक है। यानी कोई भी कैटेगरी हो फीमेल में या यूआर हो कोई भी हो, उनको 40 ईयर्स मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहां पर आयु सीमा में छूट किनको किनको मिलती है। सबसे पहले ये बात जान लेंगे कि जो एज आपका होना चाहिए 21 वर्ष, वो कब तक का होना चाहिए। तो 1/8/2024 से, यानी 1 अगस्त 2024 से आपका जो एज है वो 21 ईयर्स जो होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज कट ऑफ इसका रखा गया है, निर्धारित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे कि आयु सीमा में छूट किनको कितना मिलेगा, तो कैटेगरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। बीसी के अगर आप मेल और फीमेल हैं तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिलेगा, यानी कि देखिए यहां पर मैक्सिमम एज 37 ईयर है, ठीक है। इसको बात को समझेंगे आप लोग। मैक्सिमम ईयर 37 है, ठीक है। ये लास्ट एज है भरने का जनरल के लिए, ये जनरल के लिए है। तो जनरल से जितना जनरल है उतना प्लस 3 वर्ष आप कर लेंगे, तो यानी कि 37 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष तक बीसी वाले भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों की बात है, वैसे भी फीमेल का हर जगह 40 ही है, कोई भी कैटेगरी हो कोई टेंशन की बात है नहीं। ईबीसी के मेल और फीमेल का जो अगर जोड़ेंगे तो 37 3 फिर से उनका भी 40 बन जाएगा। आगे एससी मेल और फीमेल की बात करें तब क्या होगा कि नॉर्मली जो जनरल वाले का खत्म हो जाता है 37 में, और फिर जब आप इसको जोड़ेंगे यहां से एससी के लिए, एससी मेल या फीमेल दोनों के लिए उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, तो हम इसमें +5 जोड़ देंगे, यानी कि जो एससी वाले हैं वो 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ एसटी के लिए भी 5 साल की छूट है, तो 37 और +5 क्या होगा, 42। तो आधार क्या रहेगा, यूआर 37 वर्ष मैक्सिमम है, उसके बाद आप अपने वर्ष में ऐड करते जाएंगे। ओबीसी वाले 3 इयर्स और एससी एसटी वाले 5 इयर्स जोड़ लेंगे, बात खत्म है। अब आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जनरल की जो छूट है वो 37 है, तो प्लस 10 वर्ष आपका बढ़ जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा आपका ईयर्स, यानी 47 ईयर्स तक दिव्यांग अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये बात आपको जो भी एज कट ऑफ से रिलेटेड बात थी वो बाकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है हमारा, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमारा होगा उसके अंतर्गत 2 पेपर आते हैं। पहला तो एस्टेट पेपर 1 है और एस्टेट पेपर 2 है। एस्टेट पेपर 1 जो होगा वो क्लास 9 10th के लिए आपका ये होगा। उसके बाद एस्टेट पेपर 2 जो होगा वो 11th और 12th के लिए ये होने वाला, ठीक है। तो आप कैसे जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे ये बात ध्यान रखते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। जनरल चीजों को बता रहा हूं मैं, ये बहुत लोगों को अलग से भी कुछ है जिनका 1 साल का बीएड है उनके लिए भी अलग प्रावधान है, उसको आप पढ़ लेंगे, ये जनरल है जिनको आपको ध्यान देना है। तो एस्टेट पेपर यानी आप 9 10th के टीचर बनने जा रहे हैं, तो ग्रेजुएट होना और कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है, ग्रेजुएट में। या अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, ध्यान रखना है। इसका अर्थ ये हुआ, बात को समझ लीजिए, अगर मान लिया जाए कि ग्रेजुएट में आपका 47% ही मार्क्स है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। आप फिलअप तब कर सकते हैं, तो अब एक क्राइटेरिया एक आपके लिए बनाया गया कि पीजी कर लीजिए और पीजी में आप कितना मार्क्स ले आइए, 50%, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तैयार होंगे, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि 47% ग्रेजुएशन में है और ये जो है
पोस्ट ग्रेजुएशन आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ ही बीएड होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। बाकी बात खत्म है। अब स्टेट पेपर 2 के लिए क्या क्या चाहिए जनरल योग्यता उसको देख लेते हैं। तो स्टेट पेपर 2 से आप क्लास 11-12 के टीचर बनेंगे। पीजी जो होना चाहिए वो 50% ये अनिवार्य है, इसमें ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं है, सीधे पीजी होना चाहिए 50% का, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। ये दोनों चीज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे एक देखते हैं बात। कंप्यूटर साइंस वाले को बीएड अनिवार्य नहीं है, जिसमें बीसीए को सम्मिलित किया गया है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला जो हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। बात अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की करते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लास 9-10 यानी कि जो स्टेट पेपर 1 के लिए है वो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके दिए जाएंगे, अब इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत लोगों को जो रहता है वो कंफ्यूजन रहता है, उसको हम पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक एक बात को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। यहाँ के बाद से वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, पूरा अंत तक वीडियो को देखना है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी भी जानकारी हम देंगे। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर। तो अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्लास 9-10 के लिए क्या रहेगा आपका, तो सबसे पहले गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय में 4 तरह से इसको बांट दिया गया है। तो गणित के टीचर बनना है आपको 9-10 में। आप कैसे बन पाएंगे गणित के टीचर 9-10 के, चलिए आइए देखते हैं और एक एक बात को हम लोग डील करते हैं। लिखा है क्या कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, आपको ध्यान रखना है स्नातक स्तर के पर गणित यानी मैथमेटिक्स तो आपका होना चाहिए। उसके बाद भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, ठीक है। इसमें से कोई भी गणित के साथ में, गणित आपका होना जरूरी है क्योंकि आप गणित के टीचर बनेंगे, और गणित के साथ उसके बाद लिखा गया है, फिर से देखिए, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या लिखा हुआ है वो रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि गणित तो रहना ही रहना चाहिए और इन दोनों में से कोई आपका 2 सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, या तो आपके पास गणित के साथ भौतिकी और रसायन आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। अथवा यानी कि इंजीनियरिंग से स्नातक, जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं जिसमें गणित की विशेषज्ञता होगी, यानी गणित का पेपर आपने पहले ऑप्ट किया होगा, वो आपका विशेषज्ञता यानी कि स्पेशली उसमें आपका होगा। स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित किया जाएगा। तो स्नातक स्तर पर 9-10 के अगर टीचर बनना है तो बीसीए को डायरेक्ट यहाँ इन्वॉल्वेंस में लाया गया है। इसके लिए कोई बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप पूरी तरह से समझ रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे गणित में क्या है। तो अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ के साथ इनमें से ये इतने सब्जेक्ट, एक भौतिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, रसायन विज्ञान है या सांख्यिकी है, इन दोनों में से कोई 2 विषय होने चाहिए, ठीक है। या तो फिजिक्स होगा या क्या हो जाएगा केमिस्ट्री। तो मैथ प्लस फिजिक्स के प्लस केमिस्ट्री। मैथ के साथ और कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आपने जो पढ़ा होगा और कंप्यूटर साइंस। इस तरह से 2 सब्जेक्ट अनिवार्य आपको होने चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेंगे, बाकी ये भाषा में मैंने समझा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको विज्ञान का टीचर बनना है यानी साइंस का टीचर बनना है, उसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, तो ध्यान देना है क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका होगा, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, या इंजीनियरिंग स्नातक में विज्ञान में विशेषज्ञता, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि स्नातक स्तर पर क्या क्या पढ़ा होना चाहिए आपका, जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान ही होना चाहिए और एवं रसायन शास्त्र होना चाहिए। इससे अलग कुछ भी नहीं चलेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे इतना कॉम्बिनेशन था ऊपर में, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र तीनों को मेंशन किया गया है, यहाँ पर स्लैश नहीं लगाया गया। विषय पठित हो, या तो आप तीनों विषय पठित करते हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक विज्ञान में विशेषता,
आप इंजीनियरिंग किए हो और उसमें आपका जो है स्नातक में वो विशेषता आपका रहा हो, तभी आप विज्ञान के टीचर बनने के लिए 9th 10th का फॉर्म भर सकते हैं। ये खास बात आपके लिए रहेगा। तो आपने क्या देखा, गणित के साथ बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, जबकि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विज्ञान के टीचर बनने के लिए एकदम फिक्स चीजें हैं जिनको आपको पूरी अर्हता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मेंशन कर दिया गया यहाँ, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को इसमें समाहित किया गया है। तो जिन लोगों ने ऐसा कोर्स कर रखा है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं साइंस वाले सेक्शन में। चलिए अब बहुत कंफ्यूजन रहा रहता है सामाजिक विज्ञान में, गणित और विज्ञान में तो ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं रहता है क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट होते नहीं है। तो आप सामाजिक विज्ञान वाले जो भी कैंडिडेट हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर सहायक विषय का मतलब होता है सब्सिडियरी, और प्रतिष्ठा यानी कि क्या हो गया आपका ऑनर्स पेपर। तो ध्यान से सुनिएगा, स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर या तो आपका सहायक विषय यानी सब्सिडरी में, या यहां पर ऑनर्स पेपर प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप यहाँ पर एक बात में कंफ्यूज कर सकते हैं कि सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय लेना है। तो हमने क्या बोला कि आपके या तो प्रतिष्ठा विषय में होगा ये चीज, या तो आपने प्रतिष्ठा विषय में होगा यानी कि आपका या तो सब्सिडरी में होगा, और नहीं तो आपका ऑनर्स पेपर। अगर दोनों में से कोई, ये चारों में से कोई दो विषय है तो आप फॉर्म के फिलअप को भर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, एक बार मैं रिवीजन करता हूं फिर। स्नातक स्तर पर सहायक विषय आप समझ रहे होंगे सब्सिडियरी, और प्रतिष्ठा का ऑनर्स, ठीक है। तो ऑनर्स आपने लिया है, विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन चारों में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण किया हो, यानी इन चारों विषय में ऑनर्स और सब्सिडरी में कम से कम दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, बाकी और कोई उससे मतलब नहीं है, दो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे अब आगे देखते हैं, उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अब इन चारों में से भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप या तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं किसका, या तो आप बना सकते हैं इतिहास को ले सकते हैं और इतिहास के साथ इन दोनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दो विषय पठित होना चाहिए, कोई दो विषय, इतिहास के साथ अर्थशास्त्र भी होगा चलेगा, एक भूगोल होगा तब भी अर्थशास्त्र के साथ चल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका, तो ध्यान रखना है कि कोई दो विषय होना चाहिए जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल। तो जिसका इतिहास या भूगोल नहीं होगा वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अब यहाँ पर डाउट होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑनर्स पेपर में ही क्या इतिहास भूगोल को रखना है, तो ये भी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इतिहास या भूगोल आपका सब्सिडरी या ऑनर्स पेपर किसी में भी होगा तो आपका चलेगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास के विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। जो भी लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर चुके हैं उनके लिए ये भर सकते हैं फॉर्म, उनको हिस्ट्री के समकक्ष ही रखा गया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है हमारे पास, क्या एक सब्जेक्ट यहाँ पर हिस्ट्री रह रहा है, या तो आपका ऑनर्स में होगा हिस्ट्री, या तो क्या होगा ऑनर्स में पेपर होगा, ठीक है, या तो ऑनर्स में होगा या सब्सिडरी में होगा। ये हिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें ज्योग्राफी, GEOGRAPHY है ना, ये ज्योग्राफी हो गया, तो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो इन दोनों का या तो आपने ये चयन किया हो या तो आपने ये चयन किया हो, दोनों में से कोई एक विषय का रहना अनिवार्य है, और इसके साथ प्लस में इन चारों में से कोई एक विषय आपका होना चाहिए। जैसे कि अगर हिस्ट्री के साथ भूगोल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई भी भूगोल, लेकिन एक ये अनिवार्य रहेगा। और एक खास बात, ऑनर्स या सब्सिडरी में से किसी भी में रहेगा तब भी ये अनिवार्य माना जाएगा। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपने हिस्ट्री चूज कर लिया, यहाँ से एक अर्थशास्त्र चूज करना चाहें कर सकते हैं, राजनीति शास्त्र कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर लिया, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई एक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग भाषा विषय की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी सिंपल सा बात है यहाँ पे, या तो आपने ऑनर्स पेपर में
या तो आपने सब्सिडरी पेपर में भाषा को पढ़ रखा है तो आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। और इसके शिक्षक बनने के लिए कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। आपका सब्सिडरी में हो, ग्रेजुएशन में आपका या तो सब्सिडरी में हो या तो ऑनर्स पेपर में अगर हिंदी रहा हो तो आप हिंदी को ऑप्ट करके आप आगे की ओर बीएड करके आप बढ़ सकते हैं इसके ओर। चलिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो आपने देखा क्या, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गणित विषय और सामाजिक विज्ञान, और इसको हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किया, मतलब इसको समझाने का प्रयास किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर 2 की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर 2 में क्या है, क्लास 11 12 के लिए स्टेट पेपर 2 अगर आप देने जा रहे हैं तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या, सब्जेक्ट वाइज इन डेटा को हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सा चीज आपको 11 12 का टीचर बनने के एलिजिबिलिटी को निर्धारित करता है, इसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाह रहे हैं तो फिजिक्स के जब टीचर बनना चाह रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पर सीधा सीधा है, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और क्लियरिटी, इसमें कोई कॉम्बिनेशन वगैरह टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने मास्टर डिग्री जो है वो फिजिक्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, अप्लाइड फिजिक्स में किया हो या न्यूक्लियर फिजिक्स में किया हो। इन चारों में से कोई अगर एक में आपका मास्टर डिग्री है तो आप फिजिक्स के टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ध्यान रखना इस बात को। आगे देखते हैं, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स डिग्री में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां भी कंफ्यूजन है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आपको एमकॉम होना अनिवार्य है। उसके बाद हाउएवर, हालांकि होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, ठीक है, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड में भी होना जरूरी है, ये पूरा लिख दिया गया है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में आपका मास्टर्स होना चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एकदम, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, या यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोटनी और जूलॉजी के बारे में बात करते हैं, अगर आप बोटनी और जूलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं 11 12 में तो या तो आपका सब्जेक्ट बोटनी होना चाहिए या तो जूलॉजी होना चाहिए। लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स आपने पढ़ रखा हो, माइक्रोबायोलॉजी कर किया हो, बायोटेक्नोलॉजी की कर रखा हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किया हो, प्लांट साइकोलॉजी किया हो। तो यहां पर अगर इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप मिला लेंगे। अगर आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स और अप्लाइड, या मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी कि एमएससी आपका होने चाहिए या एमए होना चाहिए। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो इस वाले केस में, स्टेट वाले पेपर में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इस बात की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में हम देख लेते हैं। तो दोनों का एग्जाम पैटर्न जो होगा वो लगभग सेम होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लेंगे। एग्जाम पैटर्न में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, या तो आप 9 10th की तैयारी कर रहे हो या आप 11 12th में स्टेट पेपर 1 या पेपर 2, दोनों का सिलेबस सेम है। तो मेन पेपर से 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और शिक्षण कला एवं दक्षता, ठीक है, शिक्षण कला का मतलब ये हो गया कि जो बीएड में आपने पढ़ा होगा उनसे, और कुछ अन्य भी होंगे उनसे संबंधित प्रश्न जो होंगे वो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इस वाले में, ठीक है। तो बाल विकास वगैरह जो होते हैं इन 50 क्वेश्चंस में आ जाएगा। और मेन पेपर में 100 क्वेश्चन, यानी अगर आपने मैथ ऑप्ट किया है तो मैथ के 100 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आपने अगर फिजिक्स ऑप्ट किया है तो फिजिक्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 50 नंबर क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग सबके लिए सेम ही होंगे, उसी टाइप के, तो जनरल रहेगा ये। आगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो करने हैं हम उसको देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है, बहुत जरूरी बात। इंटर का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना है। पीजी का भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जहां जरूरी है वहां अपलोड कर देंगे आप।
बीएड का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करेंगे। आप उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपको करना होगा और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल जो बिहार स्टेट द्वारा बना हुआ होता है, इन सभी चीजों को अपलोड करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ऑनलाइन फॉर्म की बारी आएगी तो उसमें सब्जेक्ट कोड पूछा जाएगा आपसे। तो सब्जेक्ट कोड किस विषय के लिए क्या रहने वाला है हमने साइड में लिखा है, इसको आप समझ लेंगे। अगर आपने का सब्जेक्ट हिंदी है तो 101 आएगा, उर्दू है तो 102 भरेंगे आप, बांग्ला के लिए 103, मैथिली के लिए 104, संस्कृत के लिए 105, अरबी के लिए आपका कोड 106, फारसी के लिए 107, भोजपुरी के लिए 108, अंग्रेजी के लिए 109, गणित के लिए 110, विज्ञान के लिए 111 और सामाजिक विज्ञान के लिए 112 कोड का प्रयोग किया गया है। जब आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आएगा वहां पे तो ये चीज पूछा जाएगा, आपको इसको अकॉर्डिंग भर देना है। हमने A to Z एनालिसिस करने का प्रयास किया है, जो शुरू से लेकर के अंत तक जो भी चीजें समझानी थी हर चीज के बारे में चर्चा की है। ये पूरा फुल वीडियो रहेगा आपके लिए, जो एकदम कंफर्मेशन रहेगा और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने अगर वीडियो देख लिया तो कोई परेशानी होगी नहीं, सारा चीज बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे आप लोग इसको भरिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि तैयारी करने में लिए इसका एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया जा चुका है। पिछले वीडियो में हमने ऐसा बताया भी है कि कब इसका एग्जाम डेट घोषित किया गया, आप जाके देख भी सकते हैं। तो मार्च में इसका एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो मार्च से आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। और एक बात मैंने वहां ये भी बताई थी कि अब हर वर्ष 2 बार स्टेट पेपर लिया जाएगा, यानी कि ये पहला जो पेपर आ गया है दिसंबर में और दूसरे बाद जो होगा वो सितंबर में आने की संभावना है और उसका एग्जामिनेशन उसी के आसपास हो जाएगा। तो आप लोगों को अब तैयारी करना है और अगस्त में फिर बीपीएससी की वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से स्टेट पास कर गए तो 9th 10th और 11th 12th के लिए आप टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि कितना कम कंपटीशन है 11th 12th में। तो अगर आपने 11th 12th से स्टेट पास कर लिया तो आपकी एक सीट जो है वो पक्की हो जाएगी। तो अगर आपका सिलेक्शन जो है वो अभी नहीं हो पा रहा है कहीं भी, तो आप घबराए नहीं, आप कंटिन्यू लगे रहें, तैयारी करते रहें, ताकि आपका जो है कहीं ना कहीं 11th 12th और 9th 10th में बहुत चांसेस बनेगा आपके सिलेक्ट होने का। तो आप लोग घबराए नहीं, बहुत मेहनत करिए और बिल्कुल आप पढ़ाई नहीं छोड़े, क्योंकि हर वर्ष अब वैकेंसी आएगी और इसका फायदा अब हम लोगों को उठाना भी होगा। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा प्रावधान देखने को मिला है बिहार सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ आप अलग स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं, प्लस सेंट्रल लेवल पे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप अपने तैयारी को मेंटेन रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, बाकी बात जो होगा वो उसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा समय हमारा भी लगा है। सब कंटेंट को हम लोगों ने इकट्ठा किया, उसके बाद इससे जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो आपके समक्ष हमने पेश करने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।